Assalamualaikum students, how are you all? Today we are going to discuss our topic commercial preparation of NaOH by dye from cell. डियर स्टूडेंट्स, ये सेल हमारे पास जो है वो नेल्सन सेल्स भी कहलाता है। इस प्रोसेस के अंदर हमने NaOH को प्रिपेयर करना है from the solution, aqueous solution of sodium chloride. So in this we will first discuss the construction of the cell. In the construction of the cell we will discuss that कि सेल किससे बना होता है, कैथोड क्या होता है एंड एनोड क्या होता है। अगर आप इसके डायग्राम को देख लें तो जो सबसे पहले जो ये नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन इस तरह से हुई है कि जो ये बीच में जो सेंटर वाला जो ये वाला पोर्शन है ये ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, और जो आपके पास सेल के अंदर एक सस्पेंडेड का मतलब होता है लटका हुआ, और ये ग्रेफाइट का क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। जबकि आपके पास जो ये वाला जो आउटर कवरिंग जो गोल सी आ रही है ये असल में एक स्टील की जो है ये लाइनिंग होती है, स्टील वेसल होता है। क्या होता है, स्टील वेसल होता है, मगर इसके बीच में जो लाइनिंग जो आपको नज़र आ रही है ये एस्बेस्टॉस डायफ्राम की लाइनिंग होती है। समझ में आ गई। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर दो आउटलेट्स होंगी। एक आउटलेट वो होगी जिससे हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी, और दूसरी जो है वो हमारे पास जो ऊपर गैस डोमेन जहाँ पर लिखा हुआ है, ये गैस डोमेन से जो ऊपर ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो है जिसके ऊपर ये वाला जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर से क्या है कि क्लोरीन गैस रिलीज़ हो जाएगी। और सबसे पहले जो NaCl का जो सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन है, वो आपने इसमें फिल कर देना है। इसके अंदर तकरीबन आपने आगे इधर तक जो है ना एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl को जो है यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। आगे जाके मैं आपको डिटेल में एक प्रॉब्लम डिस्कस करूँगी कि हमने यहाँ तक जो है नेल्सन सेल को क्यों फिल किया। अब यहाँ पर क्या इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले जब एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl है उसके अंदर हमने डाल दिया, तो अब आगे जो है हमारे पास टू प्रोसेस होंगे। एक एनोड पे होगा, ठीक है, एक ग्रेफाइट के एनोड पे, और एक हमारे पास कहाँ पर होगा, कैथोड पे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं वर्किंग में जो क्लोरीन गैस है, ठीक है, क्लोरीन गैस रिलीजेस एट एनोड एंड एस्केप आउट थ्रू अ पाइप, यानी कि जो एनोड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और जो क्लोराइड होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव, यानी कि क्लोरीन एनोड की तरफ जाएगा। अब ये क्लोरीन यानी कि जो आपके पास जो NaCl का जो सोल्यूशन था आपके पास, इसमें NaCl अब एक्वस सोल्यूशन में सोडियम आयन और किस में चेंज हो रही, क्लोराइड आयन में। अब ये जो टू क्लोराइड आयन्स हैं ये क्या करते हैं, एट एनोड पर अपने दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर क्या बन जाते हैं, क्लोरीन गैस, और जिसकी वजह से ये क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज़ होकर बाहर निकल जाती है। अब जो हाइड्रोजन रिलीजेस एट कैथोड, कैथोड का ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, और हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या होता है कि देखिए आपने NaCl का जो सोल्यूशन है वो किसके अंदर बनाया है, वाटर के अंदर, यानी कि एक्वस सोल्यूशन बनाया है। अब इस एक्वस सोल्यूशन में जो क्लोरीन ने, जो क्लोराइड ने जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए थे, यही दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वाटर इसको क्या कर लेगा, गेन करेगा, जिसके रिजल्टेंट में वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन में, और क्या रिलीज़ कर देता है, हाइड्रोजन गैस। और ये वाली जो हाइड्रोजन गैस है ये इस आउटलेट से बाहर निकल जाएगी। ये तो यहाँ तक पता चल गया कि आपके पास सबसे पहले दो एनोड पे क्लोरीन गैस चली गई, और दूसरी तरफ आपके पास हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो गई। अब हमारे पास पीछे क्या रह गया, आपके पास सोल्यूशन के अंदर देखें क्लोरीन तो क्लोराइड आयन तो क्लोरीन में चेंज हो गया, और पीछे क्या रह गया, सोडियम आयन, और यहाँ वाटर ने जो दो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो किस में चेंज हो गया, हाइड्रो ऑक्साइड आयन में। अब ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन और सोडियम आयन रिएक्शन करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। इसका मतलब हुआ कि सोडियम आयन एंड OH नेगेटिव आयन्स कंबाइन टू गिव NaOH विच परकुलेट्स इन कैच बेसन। परकुलेट्स का मतलब होता है कि रिसना, कतरा कतरा बह के, जो कैच बेसन का क्या मतलब होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको कैच बेसन, कैच बेसन का मतलब है जो रिसीव करता है, जो ऊपर से NaOH गिर रहा है उसको ये कैच बेसन में आकर आके गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ तक हमारे पास प्रिपरेशन हो गई NaOH की।
अब इसमें जो NaOH तो आपके पास बन गया, अब ये जो NaOH आ रहा है इसके अंदर कितनी कितनी चीज़ों की कंसनट्रेशन है। इट कंटेन यानी कि सेल के अंदर 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड है और 16% आपके पास क्या है NaCl। इसका मतलब है कि NaCl कम्प्लीटली NaOH के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। मगर हम NaCl को कैसे रिलीज़ कर सकते हैं एक्सेस, बाय इवेपोरेटिंग NaCl फ्रॉम क्रिस्टल्स एंड फिल्टर्ड ऑफ। इसका मतलब है कि NaCl को पहले जो है पूरे सोल्यूशन को गर्म करते हैं जिसमें NaCl के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिससे उसको फिल्टर करके बाहर निकाल लेते हैं। अब जो रिमेनिंग लिक्विड रह जाता है वो क्या होता है कि उसमें 50% NaOH और 1% आपके पास क्या है NaCl आता है। अब ये जो 50% NaOH होता है ये हाईली कंसनट्रेटेड होता है और ये यूज़ किया जाता है फॉर वेरियस फंक्शन, जिसको आम का जो NaOH जो है जिसको आम ज़बान में हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। देखिए इस प्रोसेस में हमने NaOH तो बना लिया, मगर इस सेल की कंस्ट्रक्शन की वजह से या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इसमें फेस करके होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि उसमें वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं और हम उनका किस तरह से सलूशन निकालते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमें इसमें फेस होगा वो ये होगा, प्रॉब्लम नंबर 1 में क्लोरीन कैन रिएक्ट विद OCl-, यानी कि जो क्लोरीन आपके पास जो था वो जो इस यहाँ पर से इस पोर्शन में से रिलीज़ हो रहा है एनोड से, अब वो वाला जो क्लोरीन है सोल्यूशन के अंदर मौजूद जो OH नेगेटिव आयन कैसे बने थे, जब 2 इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन ने रिलीज़ किए थे अपने आप को OH में चेंज, यानी कि जो ये OH जो है ये इस जो न्यूट्रल क्लोरीन, अगर क्लोरीन कम्प्लीटली बाहर नहीं निकल रही ना तो ये क्लोरीन और हाइड्रोक्साइल आयन रिएक्ट करके इसको किस में चेंज करते हैं, हाइपोक्लोराइट आयन। OCl- इज हाइपोक्लोराइट आयन एंड क्लोराइड आयन एंड वाटर के अंदर चेंज हो जाते हैं। अब हम इस मसले का कैसे हल निकालते हैं। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग अ डायाफ्राम, यानी कि जो हमने यहाँ पर जो एस्बेस्टॉस डायाफ्राम यूज़ किया हुआ था। दिस कीप द टू सोल्यूशन सेपरेट एंड अलाउ ओनली सोडियम टू मूव टूवर्ड्स कैथोड। और तो ये डायाफ्राम जो है सिर्फ सोडियम को अलाउ करता है कैथोड की तरफ मूव करे और किसी को मूव करने नहीं देता। अगला हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है कि OH आयन जो हमने ऊपर बनाए हैं वो हाइड्रोक्साइल आयन में अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनोड। एनोड आपके पास जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। दे कैन ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन व्हेन दे कंटेमिनेट द क्लोरीन, यानी कि एक तो ऊपर से क्लोरीन को तो उसने OH वैसे ही ख़राब करा है, ठीक है। अगर आपके पास क्या है कि ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट OH हो जाता है तो ये क्या कर देता है अपने आप को वाटर में, ऑक्सीजन में और 4 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो है ऑक्सीजन रिलीज़ होने की वजह से ये जो सारा का सारा प्रोसेस जो क्लोरीन गैस या क्लोराइड ने क्लोरीन में चेंज होकर रिलीज़ होना सारा मसला ख़राब कर देता है। अब इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय कीपिंग द लेवल ऑफ ब्राइन हायर एट एनोड कंपार्टमेंट। दिस कीप द फ्लो ऑफ आयन टूवर्ड्स द कैथोड एंड OH कैन आयन कैन नॉट मूव टूवर्ड्स एनोड। यानी कि मैंने उस वक्त बताया कि ये इसका लेवल ऊपर तक क्यों लेके गए, ताकि OH जो है वो सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा रहकर सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बना है NaOH और क्लोरीन को मौका दे दे बाहर गैसियस फॉर्म में बाहर निकलने का। तो ये एक इसके पास एक सोल्यूशन होगा। गर्ल्स जिस तरह से आपको ये हेडिंग्स के थ्रू आपको ये सारा बताया है, आप काइंडली जो हैं इसकी आप बेशक ले लें, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। आपने अपने नोट्स जो हैं इसी तरीके से प्रिपेयर करने हैं और लर्न भी आपने बिल्कुल इसी तरह की हेडिंग्स के अंदर करना है। ये बिल्कुल परफेक्ट एंड कंप्लीट नोट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो जिप्सम जिसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2। हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर है होगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मगर हाइड्रेटेड का मतलब है इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे। तो जिप्सम असल में क्या है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, जिप्सम। अब ये हम देख लेते हैं कि जिप्सम का सबसे पहले हम रोल देख लेते हैं एग्रीकल्चर में। ये लाहौर 2014 के अंदर और ऑनवर्ड्स किसी और बोर्ड में भी आया हुआ है। जिप्सम इज़ यूज इन एग्रीकल्चर एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर। अब एग्रीकल्चर में हम जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो देखिए कैल्शियम, अगर आप जिप्सम का फार्मूला देखें इसमें है कैल्शियम भी है एंड सल्फेट है। तो ये ज़मीन के अंदर कैल्शियम और सल्फ़र या सल्फेट को देने के लिए भी जिप्सम को डाला जाता है। कैल्शियम, रोल ऑफ कैल्शियम। अब ये जो कैल्शियम सल्फेट, इसमें जो कैल्शियम है हम इसको देख लेते हैं।
कैल्शियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल एक्सटेंसिव रीचिंग है, यानी कि वो वाली ज़मीन जो सेलाइन सॉइल होती है उसके अंदर जो है कैल्शियम को डाला जाता है क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो कैल्शियम सल्फेट में जो सल्फ़र इसमें से होगा वो किस लिए यूज़ किया होता है एग्रीकल्चर में। सल्फ़र इज़ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो सल्फ़र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? इट इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का जो वो पौधे जिनमें प्रोटीन का पोर्शन होता है उसके अंदर क्या मौजूद होता है? सल्फ़र होता है। इट हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन क्लोरोफिल डेवलपमेंट इन प्लांट। देखिए जब ये ग्रोथ में इजाफा कर रहा है तो प्लांट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस करता है। क्यों इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है? ताकि जो है उसका ज़्यादा ग्रीन कलर देने के लिए जो है वो सल्फ़र का इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए जितना ज़्यादा ग्रीनी होगा उतना ही क्लोरोफिल है, जितना क्लोरोफिल है उतना ही प्लांट ज़्यादा ग्रो करेगा और उतना ही वो फ्रूट भी देगा। इट डेफिशिएंसी कॉज पेल ग्रीन कलर येलो इन प्लांट्स। अगर ऐसी ज़मीन जिनके अंदर आपके पास सल्फ़र की कमी है तो वो जो प्लांट्स से आपको पता चल जाता है कि वो प्लांट के पत्ते जो हैं वो पेल ग्रीन कलर के होना शुरू हो जाएंगे। इट इनलार्ज द रूट्स ऑफ प्लांट। सल्फ़र को डालने से फ़ायदा ये होता है कि ये जो पौधे की जो रूट्स हैं उनको जो है ज़्यादा फैलने का मौका देता है। इट इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि ऐसी क्रॉप्स जिनके लिए सल्फ़र ज़रूरी है, अगर सल्फ़र की क्वांटिटी कम है तो वो क्रॉप्स की प्रोडक्शन कम करेगा, तो क्रॉप्स की प्रोडक्शन को के लिए भी आपके पास सल्फ़र ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री। ये लाहौर 2014 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था। हमारे पास 2% जिप्सम इज़ एडिड ड्यूरिंग द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग विच इंक्रीजेज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इसका मतलब क्या है कि जब घर बन रहे होते हैं या जिस टाइम सीमेंट जिस टाइम सीमेंट मैन्युफैक्चर हो रहा होता है उस टाइम 2% जिप्सम इसलिए डाला जाता है क्योंकि सीमेंट को जो है वो सेट होने में ज़्यादा जल्दी टाइम जो है वो करने में हेल्प करता है। जिप्सम इज़ वाइडली यूज एज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब हम देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। व्हेन जिप्सम यानी कि हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट जिसको आप हीट करेंगे एट 100 डिग्री या अबव देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट लूजेज अ क्वार्टर 3 वाटर एंड फॉर्म प्लास्टिक, यानी कि जिसके अंदर से क्वार्टर का मतलब होता है हाफ वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज़ कर अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है? CSO4 डॉट। पहले 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच थे, अब 1 वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, तो किस में कन्वर्ट कर देता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोड्यूस एनहाइड्रस सॉल्ट का डेड बर्न, यानी कि एनहाइड्रस अगर इसमें 100 से बहुत ऊपर टेम्परेचर चला जाए तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल एक रह गया वो भी रिलीज़ हो जाता है, जिसको हम डेड बर्न कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो क्या के यूजेस क्या। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस लिए यूज़ किया जाता है? फॉर मेकिंग प्लास्टर वॉल्स। आजकल जो अमेरिका है वहाँ पर जो है लकड़ी के घरों के अंदर दीवारें जो है वो प्लास्टर वॉल्स की बनाई जाती हैं, उनमें यूज़ किया जाता है। फॉर कास्ट ऑफ स्टैचुरी, इसका मतलब है कि जो स्टैचूज़ हैं उनको बनाने के लिए या डिफरेंट किस्म के मोल्ड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग द कास्ट ऑफ कॉइन, इसके अलावा जो कास्ट कॉइन्स वगैरह जो है उनके बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इन सर्जिकल बैंडेजेस फॉर फ्रैक्चर बोन्स, यानी कि जब हड्डी टूट जाती है तो उस टाइम जब जो टांग पे या बाजू पे जो एक वाइट कलर का मटेरियल जो लेपा जाता है वो इसलिए लेपा जाता है ताकि बोन अपनी जगह पे सख्त रहे, तो वो किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। एज अ फिलर एंड ग्लेज एंड पेपर इंडस्ट्री, इसके अलावा पेपर जब बन रहा होता है तो उसमें काफ़ी जगहों पर जो है वो फिलर के तौर पर एज अ ग्लेज के तौर पे जो है यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस स्पेशल प्लास्टर्स। इसके अलावा दूसरे किस्म के जो प्लास्टर्स होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे उनकी प्रिपरेशन के लिए भी फर्दर ये यूज़ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम देख लेते हैं कि टाइप जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका जो स्पेशल प्लास्टर जिसको मैंने कहा कि यूज़ किया जाता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक सीमेंट प्लास्टर होता है, एक हार्ड फिनिश प्लास्टर होता है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कैसे यूज़ होता है? सबसे पहले सीमेंट प्लास्टर। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ मिक्सड विद ग्लू एंड ऑयल, यानी कि सीमेंट प्लास्टर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जो है किसके साथ, यानी कि सीमेंट को इट इज़ फॉर्म व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसके साथ मिक्स किया जाएगा? ग्लू
और अगर ग्लू नहीं है तो ऑयल के साथ मिक्स किया जाएगा। इट्स सेटिंग टाइम डिक्रीजेज, यानी कि एक होता है ना कि सीमेंट अगर आपके पास मौजूद है या आपके पास ऐसा होता है कि वो एकदम जो है वो अगर हार्ड हो जाता है तो वो सेटिंग टाइम उसका डिक्रीज़ कर देता है। सम टाइम ऐसा होता है ना कि भाई आपके पास वो शेप आपको पसंद नहीं आ जाए, अगर वो एकदम हार्ड हो जाएगा तो शेप नहीं रहेगी, तो उसका सेटिंग टाइम डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। हार्ड फिनिश प्लास्टर का मतलब होता है इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम सल्फेट इज़ कैल्सिनेटेड विद, यानी कि जो हार्ड प्लास्टर जिसमें CaSO4 कैल्सिनेटेड, जिसमें कैल्शियम विद मतलब एल्यूमिनियम और बोरक्स यानी कि बोरोन का जो कंपाउंड है इसके साथ मिक्स किया जाता है। इट्स सेट वेरी स्लोली, यानी कि इतनी जल्दी तो ड्राई नहीं होता, बट गिव हार्ड फिनिश, यानी कि स्लोली ठंडा तो होगा मगर ये फिनिश जो होगा वो बहुत अच्छी देगा। When plaster of Paris is mixed with wood pulp, it is used to make wall boards and partitions। यानी कि इसका मतलब क्या है, कहते हैं कि वुड पल्प का मतलब होता है कि जो लकड़ी का, जिसको उर्दू में कहते हैं उर्दू पल्प बुरादे के साथ मिक्स किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। वॉल बोर्ड्स का मतलब है वॉल बोर्ड्स ये जो होते हैं या पार्टीशन बोर्ड्स जो मोटे मोटे से, या समटाइम आजकल इसके दरवाजे भी बनाए जा रहे हैं, उनके लिए जो है इसको यूज़ बनाया जाता है। ये वाले वो क्वेश्चन हैं जो ऑफनली जो है बोर्ड के अंदर आ जाते हैं और एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करें। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन कास्टिंग। हमारे पास व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स विद वाटर इट फॉर्म प्लास्टिक टाइम विस्कस मास, यानी कि मतलब उसको मिक्स किया जाता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो वो पानी के साथ हो तो ऐसे प्लास्टिक की तरह एक गाढ़ा सा मास बना देता है। अब आपके पास दिस प्रोसेस कंप्लीट 10 to 15 मिनट्स। अब क्या होता है कि जो ये प्रोसेस होता है जिसमें एक विस्कस मास बना तो इसको कंप्लीट होने के लिए 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 1 वॉल्यूम इंक्रीज, यानी कि जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में मिक्स करते हो तो ये एक वॉल्यूम का मतलब है थोड़ा सा साइज़ में फूल जाता है। जैसे केक होता है ना, ओरिजिनल में कम होता है, जब बेक कर रहे होते तो वो 1 वॉल्यूम या 2 वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है। सो मोल्ड फिल कम्प्लीटली एंड गिव शार्प कास्टिंग, यानी कि भाई जब ये हो जाता है 1 वॉल्यूम इंक्रीज तो जिस शेप में आपने उसको कास्ट या ढालना होता है तो आप उसको अंदर फिल कर लेते हैं, और जब ये ड्राई होता है तो उससे उन सांचों से बाहर निकाल कर उसको ड्राई कर लिया जाता है। और अगर ये स्टैचूज़ या डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनाने के बाद उन पर पेंट्स कर दिए जाते हैं।